नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बीच बहस में। आज के इस अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं मुजीद, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जिस खास विषय की जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो है संकट काल से जुड़ी हुई, आपातकाल से जुड़ी हुई। जी हाँ, जब भी हमारे आसपास कभी विषम परिस्थितियाँ पनपती हैं, कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है या फिर कोई अग्निकांड होता है, तो जिस विभाग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है अग्निशमन विभाग। क्या चुनौतियां हैं इस मौजूदा दौर के अंदर? बढ़ते औद्योगिक विकास के साथ साथ ये चुनौती और बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से आबादी का दबाव और उसके साथ साथ शहर का विस्तार हो रहा है, ये अग्निशमन विभाग अपने आप को किस तरह से दुरुस्त कर रहा है, और साथ ही वो कौन से संकट काल हैं जब आप इन आपातकालीन सेवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। इससे जुड़ी तमाम बातें आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जगदीश प्रसाद फुलवारी साहब, 35 सालों का अनुभव है, और साथ ही साथ फ़िलहाल आप पदस्थ हैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के तौर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश साहब हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अग्निशमन, यूँ तो आग हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वही यूँ कहा जाए कि मानव ने जब आग को अपने हाथों से जलाया था वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग माना जाता है मानव के विकास के लिए। लेकिन जब ये आग अनियंत्रित होती है तो बहुत बड़ा संकट काल हमारे सामने आता है, और आपका विभाग कहीं ना कहीं उसी संकट काल से आमजन को महफूज करने का काम करता है। तो वो कौन सी ख़ास चुनौतियां हैं, वो कौन सी तैयारियां हैं जो हम इस संकट काल के लिए आपके सम्मुख देखते हैं? जगदीश जी, आप हमें इसका विस्तार से बताइए कि आखिर सिर्फ अग्निकांड के साथ साथ कुछ और भी ख़ास मौके होते हैं जब आपकी ज़रूरत महसूस की जाती है और आपका विभाग आम जन के लिए तत्पर होता है। निश्चित रूप से हमारा डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे तैयार रहता है। हमारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के 8 हमारे फायर स्टेशन हमारे पास में, और 150 करीब हमारे पास में कॉन्टैक्ट बेस का स्टाफ है। साथ ही हमारे 4 अधिकारी इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास में 31 फायर ब्रिगेड, छोटी और बड़ी, जो 1000 लीटर, 2000 लीटर, 4500 लीटर की गाड़ियाँ हमारे पास में अभी मौजूद है 8 फायर स्टेशन पे। साथ ही एक जो आपने बताया बहुमंजिला इमारतें वगैरह आजकल उसकी श्रेणी में ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारा जयपुर भी चारों तरफ से बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे पास में एक 42 मीटर की एयर हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। जिस प्रकार आपने बताया कि बहुमंजिला इमारतें और भी इससे आगे भी बढ़ रही है, तो अभी हमारे डिपार्टमेंट ने एक 70 मीटर की गाड़ी जो 70 मीटर तक आग बुझाने में और रेस्क्यू करने में सक्षम है बहुमंजिला इमारतों के लिए, वो कुछ ही समय में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हमारा स्टाफ पूरे 365 दिन कार्यरत अवस्था में रहता है, अपने जान जोखिम में डालकर हर ये प्रयास करता है कि जैसे कभी कभी ऐसे अग्निकांड होते हैं तो पब्लिक उससे बाहर जाती है और हम उसमें एंटर होते हैं। हमारा एक फायरमैन से लगा के अधिकारी तक अपनी जान पे बगैर की परवाह किए हुए उसमें एंटर होता है। साथ ही अपनी मुस्तैदी से अपना कार्य अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से सेना हमेशा अपने आप को मुस्तैद करने के लिए लगातार ड्रिल करती है, कहीं ना कहीं आपका विभाग भी लगातार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर वक्त तत्पर भी रहता है, और उसके लिए ड्रिल और मॉक ड्रिल जैसे कई कार्यक्रम भी होते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, और सिर्फ सतह ही नहीं बल्कि लंबाई के अंदर, जिसके बारे में आपने खुद भी बताया कि आप खुद हाई राइज बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी तत्पर हैं, उसके लिए कई मशीनरीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो कौन सी तैयारियाँ हैं जो हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और पूरे साल भर आपका विभाग करता है कि आप अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को हमेशा अलर्ट मोड पे रखते हैं? हमारा डिपार्टमेंट 24 घंटे हर अवस्था में तैयार रहता है। साथ ही अभी जो वर्तमान में कोरोना काल का पीरियड 2020 से रहा है, कोविड-19, उसमें हमारे कर्मचारियों ने 24 घंटे पूरे शहर में एक एक जगह पे सैनिटाइज का काम किया है और पब्लिक को सुरक्षित रखा है। साथ ही हमारी ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी जनसेवा के लिए पूरी भागीदारी रहे, और पब्लिक हमको इसके लिए सपोर्ट भी करती है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट, हमारे पूरे व्हीकल, हमारे साधन, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी पूरे तत्पर रहकर जन सेवा करें, और इस जो इंटरनेशनल हमारी आपदा है, डिजास्टर है, उसका पूर्ण रूप से हम पालन करते हुए और इसको सुरक्षित रखें। जगदीश जी, 2020 के अंदर हम देखा विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन
कोविड-19 के मामलों पर अगर नज़र डालें एक बार फिर, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चैलेंज एक बार फिर सामने है, तो किस तरह से इस बार फिर आपका विभाग मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है? हमारा विभाग, हमारे पास में जितनी गाड़ियां हैं, संसाधन हमारे पास में है, हमारे पास कर्मचारी हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। उसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा जयपुर सुरक्षित रखे और कोरोना से बचाव रखे और 2 गज की दूरी बनाए, मास्क का प्रयोग करें। साथ ही अगर जैसे सैनिटाइज की आवश्यकता पड़ी है तो जैसे स्कूलों में, होटलों में, मकानों में, अस्पतालों में, एम्बुलेंस के लिए सभी प्रकार का हम सैनिटाइज करते हैं। सभी तरह से हमारी गाड़ियाँ सैनिटाइज करती है ताकि हमारी पब्लिक हमारे लिए सुरक्षित रहे। कौन कौन सी काम जो आपके उसके अंदर शामिल होते हैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विभाग ऐसा है कि हर व्यक्ति को छूता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कोविड की, तो कब आपके विभाग को एक आम जन नॉक कर सकता है कि वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए या बाहर निकलने के लिए वो आपके साथ आपको कॉल कर सकता है, और वो कौन से तरीके हैं, कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर वो कॉल कर सकता है? हमारा फायर ब्रिगेड का नंबर अभी वर्तमान में 101 है, जो अनलिमिटेड है, निःशुल्क है। साथ ही हमने जो गाइडलाइन जारी की है उसके साथ में सभी फायर स्टेशन के नंबर भी दिए हुए हैं, हमारे अधिकारियों के नंबर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे पुलिस स्टेशन है, हमारे अभय कमान है, हमारे कलेक्ट्रेट रूम में जो हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, उसमें कभी भी आप 24 घंटे में आप फ़ोन करें ताकि हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे तत्पर रहता है, ताकि जब कभी भी पब्लिक का टेलीफोन आए तो हम अपने मुस्तैदी से अपना काम करने के लिए, पब्लिक को सुरक्षित करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। यूँ तो 101 नंबर एक ऐसा आपात नंबर है जिसे हर कोई बच्चा भी जानता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो जागरूक नहीं होते कि ये विभाग न सिर्फ अग्निकांड के अंदर या किसी अपने आसपास की किसी आगजनी की घटना के साथ ही आपके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि कई और विषम परिस्थितियों में भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उससे जुड़ी कुछ ख़ास बातें आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन परिस्थितियों के अंदर एक आम नागरिक 101 नंबर डायल कर सकता है या अग्निशमन विभाग को वो नॉक कर सकता है? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट सभी तरह की, बाढ़ के टाइम पे भी आप मुस्तैदी से काम करते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तब भी हमने देखा है कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पर पूरी तरह से सक्रिय होते हैं? जब कभी भी इस जैसे सभी प्रकार की आपदाएं हैं, कभी रेस्क्यू करना है, कभी कुएं में गिर जाते हैं, आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी अपने कमरे में लॉक हो जाता है, कई बार जैसे बच्चे अपने कमरे में लॉक कर देते हैं तो वह मतलब खुल नहीं पाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास में साधन उपलब्ध रहते हैं, कटर वगैरह उपलब्ध रहते हैं। जब कभी भी पब्लिक हमको फ़ोन करती है कि हमारे मतलब एक बच्चा कमरे में फंस गया है, इसको निकालना है, लिफ्ट में जैसे कोई आदमी, लिफ्ट बंद हो जाती है तो उसको भी रेस्क्यू करने के लिए लिफ्ट को कटर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए हम उसको लिफ्ट में जितने भी अगर पैसेंजर फंस गए हैं और ये कोई आदमी वगैरह फंस गए हैं, किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हो, उसके लिए हम लिफ्ट में भी रेस्क्यू करते हैं। साथ ही बाढ़ आपदा में भी हमारा स्टाफ 24 घंटे तैयार रहता है, हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे तैयार रहता है। बाढ़ आपदा में सभी प्रकार की जितनी भी मतलब आपदाएं हैं उसके लिए फायर ब्रिगेड 24 घंटे उपलब्ध है। लगातार हो रहा शहरी विकास और उसके साथ साथ औद्योगिक विकास आपके विभाग के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। हम पिछले दिनों की खबर पर ही नज़र डालें, जयपुर के एक हिस्से के अंदर एक इंडस्ट्रियल इकाई के अंदर आग लगती है और बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि कुछ औद्योगिक काम ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत इन्फ्लेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। हम आपसे दो बातें आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। इस तरह के औद्योगिक इकाइयों के या औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आप किस तरह की व्यवस्था करते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या अपेक्षित करते हैं कि जब कोई औद्योगिक इकाई लगाए तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी उद्यमी वगैरह जितने भी औद्योगिक लगाएं तो पहली प्रेफरेंस हमारे फायर ब्रिगेड को दी जाए, ताकि एक फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है हमारा, जो फायर की अनापत्ति वगैरह जो प्राप्त करता है, उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में अपनी उद्यमी में फायर इक्विपमेंट रखना बहुत आवश्यक है। हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट एड देने के लिए वो पहले अपने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, होजरी वगैरह है, हाइड्रेंट वगैरह है, उसकी स्थापना करे और अपनी फैक्ट्री एरिया को पहले खुद सुरक्षित रखे। उसके बाद में अगर कभी आवश्यकता इतनी मेजर फायर हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की हेल्प करे। और पूरे फायर ब्रिगेड की हेल्प करते हुए हमारा डिपार्टमेंट ये चाहता है कि पूरी जानमाल की सुरक्षा करते हुए हम निश्चित समय से पहले वहाँ पे पहुँचें और उनको सुरक्षित बाहर रखें, और पूरा जो फैक्ट्री एरिया वगैरह है उसको भी सुरक्षित करें। सभी जगह हमारे फायर ब्रिगेड हमारे अभी स्थापित है, जैसे वीके एरिया है, बस्सी एरिया है, कानोता है, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है,
और ये बिंदाई का है, जोटवाड़ा है। अभी वर्तमान में हम कल की घटना ले लेते हैं कि कल जो एक घटना घटित हुई थी वीके एरिया में 9 नंबर पे, वहाँ पे जो उन्होंने गोडाउन बनाया है, गोडाउन इस तरह कवर्ड था, मतलब कि वहाँ ना तो कभी आग बुझाने की सुविधा उपलब्ध है, ना कभी कोई आदमी इतनी जल्दी एंटर हो सकता है, ना वहाँ धुआं निकासी का साधन है। हम ये चाहते हैं कि कभी भी फैक्ट्री एरिया जैसे स्थापित करें तो उसमें धुआं निकासी का साधन भी हो, आग निकासी का साधन भी हो, आदमी अपनी सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए उसमें एग्जिट वगैरह रखें, ताकि एक आपातकालीन समय में निश्चित रूप से उस दूरी को पूरे कवर कर सके, बाहर निकल सके, पब्लिक उसमें बाहर निकल सके। जो भी वर्कर वगैरह लेबर वगैरह है उसको अपने आग बुझाने का साधन भी इस्तेमाल कर दे। साथ साथ अगर मान लो मेजर फायर हो जाता है तो उस दशा में वो एक सीढ़ी का प्रयोग नहीं करते, दूसरी सीढ़ी का प्रयोग करते हुए बाहर निकले। अग्निशमन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब पब्लिक बाहर निकलती है और अग्निशमन के हमारे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के उसमें प्रवेश करते हैं। वाकई में एक ऐसा रिस्क जॉब है जहां पर लोग अपने आप को बचाने के लिए उस चीज़ से दूर जाते हैं, लेकिन आप दूसरों को रेस्क्यू करने के लिए उस विषम परिस्थिति में अपने आप को झोंक डालते हैं। यही मौका है जगदीश जी, हम आपसे ये जानें कि जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं और औद्योगिक इकाई होती है, तो उसके बनने के साथ साथ कुछ ख़ास बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जिसका कुछ संकेत आपने भी दिया है। लेकिन साथ ही साथ हम एक और व्यवस्था भी देखते हैं कि इस तरह के प्रोविज़न के साथ एक एनओसी व्यवस्था भी ली जाती है। आज मौका है कि हम अपनी तरफ से हमारे आज के दर्शकों को ये बात समझाएं कि ये एनओसी क्यों महत्वपूर्ण होती है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है, और जिसको परख करके आप उस बिल्डिंग को, उस औद्योगिक इकाई को एनओसी प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा शहर काफ़ी बढ़ रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ भी बढ़ रही है और बहुमंजिला इमारतें भी काफ़ी बन रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुमंजिला इमारतों में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल वगैरह में है, छोटी छोटी जैसे फैक्ट्री वगैरह भी है और ये जो कोचिंग सेंटर वगैरह भी है, उसमें हमने पहले भी एक जागरूकता अभियान चलाया था। हम ये चाहते हैं कि फायर इक्विपमेंट कम से कम उसमें लगें और हम इस चीज़ को श्योर कर लें कि हमारी जो रेजिडेंशियल एरिया है तो उसमें पब्लिक हमारी सुरक्षित रहें, बहुमंजिला इमारतों में भी जैसे फायर इक्विपमेंट उसमें लगे हुए रहें और वर्किंग कंडीशन में रहें। हम ये खुद चाहते हैं कि वो अपने फायर इक्विपमेंट सुरक्षित रखें और कार्यरत अवस्था में रखें। हम समय समय पर उनके मॉक ड्रिल भी करते हैं, दिशा निर्देश भी जारी करते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा जैसे बहुमंजिला इमारत है अभी वर्तमान में एक वेल इक्विप्ड रहे फायर से, ताकि जब कभी भी आग लग जाए तो वो खुद पहले अपनी सुरक्षा करें। उसके पश्चात हमको अगर जब कभी भी कॉल की ज़रूरत पड़े तो हम तत्पर रहते हैं, उसके लिए हम तुरंत रूप से पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उस चीज़ को कवर कर सकें। निश्चित रूप से आपका जो सवाल था कि एक एनओसी का जो मेन मुद्दा है, एनओसी हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमने इस चीज़ को बिल्कुल ही सरल और सुदृढ़ करने के लिए ऑनलाइन एनओसी का सिस्टम हमने लागू कर दिया है, ताकि जब कभी भी पब्लिक मतलब अपने चक्कर नहीं लगाने पड़े, उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम में जाएं। ऑनलाइन सिस्टम के लिए जो ये अपने पत्राचार वगैरह उसमें फुलफिलअप करें और इक्विपमेंट वगैरह की जो लिस्ट वगैरह हमने दे रखी है वो लगाएं और तुरंत एनओसी प्राप्त करें, ताकि हमारा पब्लिक, हमारा जयपुर सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन व्यवस्था की वजह यह है कि लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और अपडेट भी रखें। एक जगदीश साहब, आपसे जानेंगे, हम राजधानी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हम बड़े बड़े आयोजन भी देखते हैं, तो कई रैलियाँ भी देखते हैं, और इस रैली के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे मेले और इस तरह के आयोजन भी हम लगातार अपने आसपास ग्रामीण अंचल के अंदर या शहरी अंचल के अंदर देखते हैं। तो इस तरह की विशेष परिस्थितियों के लिए आप किस तरह से तैयारी करते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनको आयोजक अपनी तरफ से ख़ास तौर से ध्यान में रखना चाहिए? निश्चित रूप से मेले वगैरह हमारे एक धार्मिक परंपराएं वगैरह से भी जुड़ा हुआ एक अध्याय है ये। तो मेले वगैरह भी लगते हैं, रैलियाँ वगैरह भी होती है। हम ये चाहते हैं कि जब कभी भी इस तरह के डोम वगैरह लगाते हैं तो डोम में ये अग्निशमन की सुरक्षा के उपाय हम उसमें रखवाते हैं टेम्परेरी एनओसी देने के लिए, ताकि वो एक आयोजककर्ता अपने सारे इक्विपमेंट वगैरह रखें और गेट वगैरह खुले रखें, और इसके साथ ही जो आने जाने का रास्ता है वो उसको ब्लॉक नहीं करे। एक एग्जिट सिस्टम जो उसमें दे रखा है, उसमें जो हम साइन बोर्ड वगैरह लगवाते हैं उसको भी साइन बोर्ड लगा के ये दर्शाए कि हम आपके लिए सुरक्षा के उपकरण पूरे लगाए हुए हैं। कारण के मेले वगैरह में भी भगदड़ वगैरह मस्ती है, तो हम ये टेंट वालों को भी जो डोम वगैरह लगाते हैं उनको ये पाबंद करते हैं कि लूज़ वायरिंग नहीं रखे, टेंट फायर प्रूफ रखे, ताकि जब कभी भी ऐसी आग लगे तो इसमें जान माल का नुकसान नहीं हो।
असल में जहाँ पर मानव का इकट्ठा होना या लोगों का इकट्ठा होना था, वहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। आप क्या कहेंगे जब हम रैली की बात करें या फिर मेलों की बात करें? होली के बाद हम देखते हैं, अगर हम उम्मीद करते हैं कि कोविड का संक्रमण हम नियंत्रित रख पाएँ, तो आने वाले वक्त में इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो आयोजक के साथ साथ आम आदमी को भी कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। आपका विभाग किस तरह से इसको लेकर के जागरूक करने का काम करता है? निश्चित रूप से पब्लिक को अवेयरनेस की एक आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे सुरक्षित रह पाएंगे। पब्लिक भी ये चाहती है कि सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से होली मनाएं, त्यौहार मनाएं, उसके लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी न हो और उसी क्षेत्र में मनाएं जहाँ निकलने का साधन भी हो और एक अग्निशमन उपकरण भी लगे हो। और समय समय पे जैसे कभी भगदड़ मच जाती है, उस भगदड़ को कम करने के लिए अपना विवेक काम में लेके और एक रास्ता निकलने का होता है, उस रास्ते को ढूंढे और रास्ता निकलने के साथ साथ ही पब्लिक को धीरे धीरे उसमें से पास करें, ताकि इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो कि हम मतलब एक तरह की भगदड़ के दरमियान कोई हादसा हो पाए। जगदीश जी, आप जयपुर ग्रेटर से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा क्षेत्र वो भी होता है जहाँ पे खेती बाड़ी मुख्य व्यवसाय है। हम देखते हैं कि अक्सर फसल कटने के बाद उसको सूखे बाहर खुले के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसमें भी संभावनाएं बन जाती है, कभी तो बिजली से और कभी मानवीय त्रुटि से आग लग जाना। तो इस परिस्थितियों के अंदर आप किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, या फिर आप किसानों को किस तरह से अवेयर करना के चाहेंगे, या क्या सलाह होगी? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि किसान की एक खून पसीने की मेहनत रहती है, जो फसल रहती है वो एक तो छोटे छोटे लॉट में इकट्ठा रखे। कभी भी जैसे आग लग जाती है तो एक तो चूल्हे के आसपास में चिंगारियाँ वगैरह जो लगी रहती है, पहले उसको बुझाएं, उसके पश्चात ही आसपास इतना ढेर नहीं लगाए ताकि उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही जो हाई टेंशन लाइन वगैरह रहती है, बिजली के तार वगैरह खुले रहते हैं, उसके नीचे कभी भी अपनी फसल इकट्ठा नहीं करें। कारण कि जब कभी भी आंधी तूफान आता है, कभी जैसे बिजली के तार वगैरह भी लूज़ रहते हैं, उसकी वजह से जैसे चूल्हे में आग लग जाती है तो बच्चे वगैरह भी खेलते रहते हैं। तो उस चीज़ को मतलब सुरक्षित रखें ताकि अपनी मेहनत की कमाई को पूर्ण रूप से अपन काम में ले सकें और इसमें आग की भेंट नहीं चढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी लापरवाही बहुत ही रौद्र रूप ले लेती है। अब वक्त है ऐसी एक और इंसिडेंट का जो सारी दुनिया के अंदर मुद्दा बना था। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं आपके विभाग ने मुस्तैदी से काम किया। मैं आईओसी अग्निकांड जैसे अग्निकांड की बात कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल विषम स्थितियों के अंदर सामने आते हैं। उस दुर्घटना से किस तरह से विभाग ने सबक लिया, और क्या भविष्य के लिए अब हम इस तरह की दुर्घटनाओं को बिल्कुल नगण्य रूप से देख सकते हैं? निश्चित रूप से 2009 में जो आईओसी अग्निकांड हुआ, एक बहुत भयानक हादसा था। पूरे विश्व में ये छाया रहा और उसके दरमियान हमने आसपास के एरिया को पूरा कवर करते हुए सुरक्षित रखा, जान माल को काफ़ी हमने बचाया। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी गैस गोडाउन वगैरह है, पेट्रोल पंप वगैरह है, जो ये आईओसी वगैरह है और भारत गैस वगैरह का गोडाउन वगैरह है, इनको सिटी से जो बाहर रखते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी मतलब ये गैस गोडाउन वगैरह रखे तो एक पूरे अग्निशमन के उपकरण के साथ में इतनी दूरियां भी बनाए रखें कि मान लो सपोज करो कभी ऐसा कभी अग्निकांड भी हो तो पब्लिक इससे इफेक्ट ना मतलब हो पाए, साथ ही अपने आप को सुरक्षित रखे। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक पहले इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मतलब इसकी दूरियां वगैरह हैं, इसके नॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं, उसकी पालना करे, उसकी गाइडलाइन की पालना करे, ताकि वास्तव में ये दूसरा हादसा कभी ऐसा नहीं हो। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला ये, क्योंकि हम भले ही आईओसी कांड के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टोरिंग कैपेसिटी का एक इकाई थी, लेकिन पेट्रोल पंप आज भी हमारे लिए ज्वलंत मुद्दे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। आम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन हो, और साथ ही साथ व्यवस्थापक हैं जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, वो किन खास बातों का ख्याल रखें, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जब कभी भी पेट्रोल पंप पे जैसे पब्लिक आग मतलब पेट्रोल वगैरह भराने जाती है तो पेट्रोल पंप के जो संचालन है वो आग बुझाने का साधन पूरा रखे, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए साइन बोर्ड लगाए, उसको मोबाइल का प्रयोग करने से रोकें, कम से कम प्रयोग करें, साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह की जानकारी वहाँ पे रखें। अपने जितने भी स्टाफ है उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण इस बात का दे, कभी भी ऐसा एक्सीडेंट हो तो फर्स्ट एड देने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण उस पर रखे, ताकि वो तुरंत उस आग पे कंट्रोल कर सके। हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल पंप जहाँ कहीं भी स्थापित हो वो मतलब स्कूल के आसपास नहीं हो, हॉस्पिटल के आसपास नहीं हो, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र इतना ज़्यादा होता है कि उस पर आसपास नहीं हो। ये सभी नॉर्म्स की पालना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जगदीश जी, एक खुशी के मौके की ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। ये जैसे हमारे तीज त्यौहार होते हैं जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, आतिशबाजी होती है, दिवाली और दूसरा शादी ब्याह ऐसे मौके होते हैं जब हम देखते हैं
कि लोग अपनी तरफ से खूब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कई बार यही सेलिब्रेशन हमारी गलतियों से एक अग्निकांड का रूप ले लेता है। तो किस तरह से, किन ख़ास बातों को हमें बहुत ही अलर्ट रूप से अपनाना चाहिए ताकि खुशी के मौके सिर्फ खुशी के मौके ही बनी रहें, बजाय इसके कि उसके साथ हमारी कुछ तल्ख़ यादें जुड़ जाएं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी पब्लिक है खुशी के मौके पे खुशी से त्यौहार मनाएं। तो उसके साथ ही हमारे जो साधन हमारे पास में उपलब्ध है उसको छोड़ के, जैसे गैस का चूल्हा वगैरह है, अब अपनी लाइन वगैरह, इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह है, स्विच वगैरह है, साथ ही जो नीचे उतरने का साधन है, आसपास में चढ़ने का साधन है, कभी भी जैसे पटाखे चलाएं तो इस चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब कभी भी बच्चे पटाखे चलाएं तो हम उसके साथ रखें, एक पानी की बाल्टी, एक मिट्टी की बाल्टी वगैरह उसके साथ रखें। इसके साथ ही गैस का चूल्हा जो रेगुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं उसको ऑफ़ रखें। इसके साथ साथ जब ये जैसे पब्लिक चाहती है कि जैसे हम घरों में वगैरह पटाखे वगैरह चलाते हैं तो एक लूज़ वायरिंग जो हमेशा रहती है, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट वगैरह रहता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक समझदारी ये रहेगी कि हम जहाँ कहीं भी खुली जगह पे पटाखे चलाएं ताकि सुरक्षित रहें और हमारा जान माल का नुकसान नहीं हो। त्योहारी सीज़न अभी भी है, बहुत जल्दी हम होली सेलिब्रेट कर लें। कौन सी बातें हैं जो इस होली के अंदर हमें ध्यान में रखनी चाहिए? होली एक रंगों का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, आपसी मेल भाई का त्यौहार है। हम ये चाहते हैं कि होली सुरक्षित खेलें, अच्छी तरह खेलें, किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए हम सुरक्षित रहें। हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं जिसकी वजह, जो कई बार वजह बन जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी शॉर्ट सर्किट से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, घरों के अंदर आग या तबाही हो जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन उन बातों को अपना करके हम अपने घरों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक विशेषज्ञ होने के नाते आप वो कौन सी सलाह देंगे? हम ये चाहते हैं कि जैसे गैस का चूल्हा हर घर में है, चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो अपना जब कभी भी काम निपट जाए तो गैस के चूल्हे का मेन रेगुलेटर बंद करें, उसकी नली को हमेशा चेक करते रहें, सुरक्षित रखें। एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जो अभी डोमेस्टिक रूप में काम में लेता है, 1 लीटर का, 2 लीटर का, वो अपने घर में अवश्य रखें। लूज़ वायरिंग कभी नहीं रखें, कारण कि जब कभी भी गैस लीक होती है तो स्विच ऑन करते हुए ये ध्यान रखें कि गैस की बदबू नहीं हो, ताकि उसके पहले हम एक बार चेक कर लें कि हमारी गैस कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर गैस लीकेज हो रही है तो उसको खुले स्थान पर रखें और फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन करें ताकि उसको हम पूरा एक सुरक्षित साधन दे सकें। साथ ही लूज़ वायरिंग के ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब कभी भी आग लगती है तो लूज़ वायरिंग के कारण इतना लोड नहीं पड़े उस पर, इलेक्ट्रिसिटी पे। अभी वर्तमान में देखा गया है कि हमारी पुरानी जितनी भी वायरिंग है सब पुरानी वायरिंग है, और नया हमने जैसे एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कि गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हमारी इस तरह की अगर लोड ज़्यादा बढ़ता जाता है उस तो वायरिंग पे ज़्यादा लोड बढ़ता है, उस कारण से इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो ये स्पार्क होने का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा। वायरिंग पुरानी होने के कारण हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मतलब इतना लोड बढ़ने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि उसमें एक फ्यूज़ जो होता है, एमसीबी जो होता है, उस पर हम अधिक वोल्टेज की एमसीबी उस पर लगा देते हैं, लेकिन ये जो वायर वगैरह है वो कभी चेंज नहीं कर पाते हैं, जबकि हमको आवश्यकता है कि पुरानी वायरिंग चेंज करें और उस पर लोड ज़्यादा नहीं दें, अन्यथा आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। छोटी बातों का ख्याल रख करके आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। जगदीश जी, अब वक्त हो गया है कि हम इस कार्यक्रम को अंत तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले कुछ ख़ास बातें। पहली ये चीज़ कि जो लोग इस सेवा के अंदर आना चाहते हैं वो किस माइंडसेट में आए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश क्या होगा जो आप अपने 35 सालों का अनुभव उनके साथ अगर साझा करें तो? निश्चित रूप से हमारा एक फायरमैन और एक चीफ फायर अफसर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि पहले चीफ फायर अफसर एक फायरमैन होता है, आग बुझाने का काम करता है, और हम पब्लिक से ये आशा करते हैं कि पब्लिक हमारे लिए सुरक्षित रहे। फायर ब्रिगेड में आने के लिए हमारा एक बेसिक कोर्स होता है 6 महीने का, 10th क्लास पास को हम उसमें सेवाएं देने के लिए परीक्षा देनी होती है। परीक्षा देने के पश्चात उसकी ट्रेनिंग काम किया जाता है, और उसके पश्चात हम उसको इस सेवा में आने के पश्चात भी ट्रेनिंग देके उसका लाभ ले सकते हैं। आम लोगों को आपकी क्या अपील हो कि 101 का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर करें तो किन परिस्थितियों में करें और किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? हमारा पब्लिक से ये निवेदन है कि 101 नंबर का इस्तेमाल केवल आवश्यकता पड़ने पे करें, इसका मजाक न बनाएं, ताकि बच्चों को भी ये सिखाए कि कभी आवश्यकता पड़े तो 101 नंबर पे अपन कॉल करें, ताकि वो कॉल बिजी नहीं हो, आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी सेवा का लाभ ले सकें। यही उम्मीद करता हूँ मैं, पब्लिक से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें
और 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। कोरोना की लड़ाई हमारी, हम सब की लड़ाई है। हम खुद बच पाएँ तो आगे को बचा पाएंगे, हम सुरक्षित है तो सामने वाले को सुरक्षित रख पाएंगे। यकीनन सुरक्षित रहना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत, प्राथमिकता होती है और आपको और हमें सुरक्षित रखने का एहसास कराने वाला ये आपातकालीन विभाग अग्निशमन सेवा हमारे लिए हमेशा तत्पर है। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आपको और हमें सुरक्षित होने का एहसास कराती है। वक्त हो गया आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दे बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश प्रसाद फुलवारी साहब, आप हमारे बीच इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले किसी और एपिसोड के अंदर हम और कुछ ख़ास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।